जीएस कॉन्सेप्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, जो हमारे देश में लगभग 1.5 दशकों से लगातार चर्चा में है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी आम जनता की ज्वलंत समस्या है और इससे अस्थायी रूप से निजात पाने का एकमात्र विकल्प है उद्यमशीलता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता से ही जन्म होता है एक स्टार्टअप का। तो आइए हम स्टार्टअप के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। स्टार्टअप्स क्या है? सामान्य अर्थ में स्टार्टअप किसी बिजनेस, पार्टनरशिप या कंपनी का शुरुआती चरण है। बिगिनिंग फेज है जो लोगों की समस्याओं को पहचान कर उसके बेहतर समाधान के लिए इनोवेटिव आइडियाज, नवाचार लेकर आता है। सकारात्मक अर्थ में स्टार्टअप का यह इनोवेशन, यह नवाचार रोजगार सृजन करने वाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपीटेबल और स्केलेबल होना चाहिए। अगर हम स्टार्टअप्स के एक संक्षिप्त इतिहास पर नज़र डालें तो देखेंगे कि स्टार्टअप शब्द तो नया नहीं है, लेकिन यह मूल मानवीय भावों को ही, ह्यूमन एक्सटिंक्ट को ही व्यक्त करता है, जिससे मनुष्य प्राचीन समय के अपने जंगली और कठोर जीवन को सभ्य, वैज्ञानिक और आरामदायक, सिविलाइज्ड, साइंटिफिक एंड कंफर्टेबल बना पाया। आग जलाने की खोज से लेकर कृषि करने, पहिए का आविष्कार करने, मोटर कार, वायुयान, टेलीफोन बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने तक सभी कार्य नवाचार के ही उदाहरण हैं। आधुनिक युग में 1970 के दशक में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को स्टार्टअप का पहला प्रयोग माना जा सकता है। 1990 के दशक में .com कंपनियों के आगमन और इंटरनेट के प्रयोग से स्टार्टअप के आइडियाज़ में तेजी देखने को मिलता है। सन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल रिसेशन के परिणाम स्वरूप भारत में भी स्टार्टअप कल्चर के प्रति भारत के युवाओं में रुझान देखने को मिलता है। भारत में देखा जाए तो स्टार्टअप यूनिकॉर्न के मामले में पहली कंपनी इनमोबी को माना जा सकता है, जो मोबाइल से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की सुविधा प्रदान करता था, जिससे सभी को अपने बिजनेस में हेल्प मिल सकता था। बिजनेस आइडियाज़ को प्रचारित करने में, एडवर्टीजमेंट करने में उससे हेल्प मिलता था। पेटीएम, जीरोधा और ओयो जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप का इंडिया में विकसित होना, इस तरह के कई उदाहरण हैं। भारत में स्टार्टअप की शुरुआत, प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। रोजगार सृजन एवं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से स्टार्टअप इंडिया प्रारंभ करने की बात कही गई थी। हालांकि 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इस योजना की आधिकारिक शुरुआत की गई। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर किया था कि 75 महीने पहले जिस स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उससे हमारा देश यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पे है, जबकि पहले हमारा इस मामले में कोई पहचान तक नहीं थी। ध्यातव्य है कि हमारे देश में अभी लगभग 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न हैं और तथा हमारा देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दरअसल स्टार्टअप यूनिकॉर्न से तात्पर्य वैसे स्टार्टअप से है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्थात बाजार पूंजीकरण कम से कम $1 बिलियन के बराबर होता है। कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने तकनीकी आधारित कई स्टार्टअप्स को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदि भारत में देखा जाए तो केवल वर्ष 2021 में ही 44 स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। वर्तमान में हमारे देश के कई स्टार्टअप सूनिकॉर्न स्टेज में हैं, अर्थात बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। स्टार्टअप के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो एक्शन प्लान बनाया
उसके 3 मुख्य भाग हैं जिसे हम समझ सकते हैं। स्टार्टअप को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए उसी समय 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की भी शुरुआत की गई, जिसमें ये 3 जो मुख्य एक्शन प्लान सरकार के हैं, उसमें पहला था सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता, जिसमें स्व प्रमाणन आधारित अनुपालन की व्यवस्था की गई, आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और कम लागत से स्टार्टअप की शुरुआत हो सके, और नियामकीय जो चरण है उसको कम कर दिया गया जिससे कि स्टार्टअप को करने में आसानी हो। स्टार्टअप इंडिया हब का निर्माण किया जाएगा इसके अंतर्गत, जिसमें प्रमुख स्टेक होल्डर्स को जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के होंगे या फिर भारत के बड़े पूंजीपति होंगे, कैपिटलिस्ट होंगे, एंजल नेटवर्क को, बैंक को और लीगल एक्सपर्ट को शामिल किया गया, जिससे कि स्टार्टअप को नई गति प्रदान की जा सके। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत पेटेंट कानून की व्यवस्था की गई, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्टार्टअप की तरक्की के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। दूसरा, समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था की बात कही गई। वेंचर डेप्ट के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक और अन्य उधारदाताओं को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 500 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। तीसरा, उद्योग और शैक्षिक जगत की भागीदारी की बात कही गई है, जिसमें स्टार्टअप्स के नाम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार्स का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा कि युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज़ को बूस्टअप किया जाए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करके, और उनको पुरस्कृत भी किया जा सके। मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म देने की व्यवस्था की गई है। इसके उदाहरण स्वरूप हम अटल अभिनव मिशन देख सकते हैं। अटल अभिनव मिशन के अंतर्गत टेक्नोलॉजी ड्रिवेन एरिया में विश्व स्तर के इनोवेशन और स्टार्टअप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की गतिविधियों के लिए मंच प्रदान करेगा। यही अटल अभिनव मिशन का कार्य है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयासों में वृद्धि और इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए केंद्रों की स्थापना भी इसके अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस किया गया है, जिससे स्किल्ड इंटरप्रेन्योर, जो दक्ष उद्यमी हैं, उनका विकास हो सके, उनका निर्माण हो सके शिक्षा प्रणाली में। देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान तभी वे दे पाएंगे। हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। 18 से 29 वर्ष की आयु का जो प्रतिशत है भारत में, वो लगभग भारत की पूरी जनसंख्या का 22% है। तो 18 से 29 की आयु जो 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वैसा हमारा देश संभावनाओं से भरा हुआ है और स्टार्टअप का हॉट स्पॉट बनने की पूरी क्षमता रखता है। ई कॉमर्स, डिलीवरी सर्विसेज, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप के अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि स्थापित बिजनेस और पूंजीपति वर्ग इन स्टार्टअप्स को, जो युवा इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आते हैं और जो लोगों के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये इनके लिए सीड फंडिंग करें, एक ऑपरेशनल कॉस्ट को शेयर करने की कोशिश करें, नेटवर्किंग में, मार्केटिंग में और एक्सपर्टाइज में टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करें, उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग करें, तो निश्चित रूप से स्वरोजगार प्रदान करने के लिए जो देश का लक्ष्य है, उसमें स्टार्टअप बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। स्टार्टअप इंडिया योजना के आसान लाइसेंस मंजूरी, टैक्स में छूट, न्यूनतम नियामकीय हस्तक्षेप द्वारा स्टार्टअप के लिए
उचित वातावरण प्रदान किया गया है, जिससे भारत में स्टार्टअप क्षेत्र के विकास में मदद मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए एक निजी संगठन VC सर्किल के मुताबिक नए उद्यमों से जुड़े निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी सौदों के मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है हाल के वर्षों में। भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र में विदेशी मुद्रा का प्रवाह घरेलू बाजार की संभावनाओं का संकेतक है। विशेषकर फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का स्टार्टअप के क्षेत्र में, स्टार्टअप को विकसित करने के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत स्टार्टअप की 44 यूनिकॉर्न द्वारा लगभग $106 बिलियन का मूल्य सृजन किया है और 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी किया है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप के क्षेत्र में महिला उद्यमियों द्वारा भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिली है। उदाहरण के लिए स्वाति भार्गव के द्वारा कैश करो स्टार्टअप की शुरुआत तथा फाल्गुनी नायर के द्वारा नायका स्टार्टअप की शुरुआत। यह नायका स्टार्टअप फैशन के क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ भारत के चमकते सितारे जिन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत ही एग्जेम्पलरी, अनुकरणीय योगदान दिए हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। जैसे बैजू स्टार्टअप, जिसके फाउंडर बैजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ हैं, जिसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी। यह स्टार्टअप LKG से क्लास 12 तक एजुकेशनल शिक्षा प्रदान करता है और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ही इसके अलावा वेदांतु और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप ने अपनी छाप पूरे देश में छोड़ी है, जो हमारे लिए अनुकरणीय और हमें इंस्पायर करने वाला हो सकता है। दूसरा, ओयो स्टार्टअप, रितेश अग्रवाल इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने होटल चेन बना करके 26 साल की उम्र में बिलियनियर बनने वाले भारत के सबसे यंग सबसे कम उम्र में भारत के बिलियनियर बनने वाले का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ओला कैब्स स्टार्टअप जिसके फाउंडर भाविश अग्रवाल हैं, जिन्होंने ऑनलाइन कैब बुकिंग सिस्टम को मल्टीनेशनल बनाया और जिसके को फाउंडर अंकित भाटिया हैं। जोमेटो स्टार्टअप, जिसने फूड डिलीवरी में अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, जिसके फाउंडर दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप के लाइन में बहुत सारे स्टार्टअप एग्जाम्पल हैं भारत में। जीरोधा, जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करता है, जिसके फाउंडर नितिन कामत हैं। उड़ान स्टार्टअप, जो बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स कंपनी है, छोटे दुकानदारों, थोक विक्रेता और फैक्ट्री को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसके फाउंडर आमोद मालवीय, सुजीत कुमार और वैभव गुप्ता हैं, जो पहले फ्लिपकार्ट में कार्य किया करते थे। इस स्टार्टअप को स्थापित करने वाले और स्वरोजगार की दिशा में अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाले इस तरह के लोगों ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। पेटीएम स्टार्टअप, जिसकी शुरुआत ऑनलाइन रिचार्ज से हुई थी, लेकिन अब ई-कॉमर्स पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस को प्रदान करने में पेटीएम ने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा थे। इन सभी स्टार्टअप जो अपनी सफलता की कहानी लिखे हैं, इनके सक्सेस स्टोरी से, इनके जो फाउंडर रहे हैं, उससे युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टार्टअप की तेज गति के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के खराब हालात के क्या कारण हैं? जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो देशवासियों का उम्मीद बहुत ही चरम पे था कि अब हमें बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। और जैसा कि सरकार बार बार कहती है, 2025 तक इनकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भारत को ले जाने का उद्देश्य था, एक लक्ष्य था। लेकिन इन लक्ष्यों का क्या हुआ और हमें अभी तक जो स्टार्टअप के मुख्य फायदे हैं वो देखने को मिलते, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, उसका एक विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे
अगर हम कारण गिनाएं तो इसमें हम बता सकते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप और लॉकडाउन, बार बार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया जाना, जिसके चलते अनेक लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बुरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिससे भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी और स्टार्टअप के द्वारा जो रोजगार मिला वो उसको भरपाई नहीं कर पाया, उसको फिलअप नहीं कर पाया। दूसरे कारण में हम एजुकेशन सिस्टम को भी ले सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक अधिकांश अनस्किल्ड ग्रेजुएट निकलते हैं। जैसा कि एक आंकड़े के अनुसार भारत के शिक्षित वर्ग में मात्र 5% के पास वोकेशनल एजुकेशन है, जबकि विकसित देशों में 50 से 75% लोगों के पास एक व्यावसायिक शिक्षा, एक दक्षता होती है जिससे वो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जॉब सीकर्स, जॉब मांगने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि जॉब क्रिएटर की संख्या नहीं के बराबर होती है। स्टार्टअप्स डेवलप करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और प्रोफेशनल की भी कमी है। सरकार द्वारा नोटबंदी का अचानक फैसला और काला धन लाने की बात पूरी तरह से असफल साबित हो गई, क्योंकि जिस नोटबंदी को एक अच्छे उद्देश्य के लिए, ब्लैक मनी को वापस इंडिया में लाने के लिए बनाया गया था, वास्तव में ऐसा लक्ष्य पूरा हो नहीं पाया। अचानक नोटबंदी करने से भारत की लगभग 85% करेंसी चलन के बाहर हो गई, जो वापस आने, काला धन वापस तो नहीं आ पाया, लेकिन इसने एक बहुत ही खराब स्थिति को पैदा कर दिया और जनता इससे बहुत त्रस्त हुई। लेकिन फिर भी ये तो माना ही जा सकता है कि टेरर फंडिंग पर थोड़ी लगाम जरूर लगी और आतंकवादियों को जो फंडिंग होती थी ब्लैक मनी के द्वारा, उसमें थोड़ा नियंत्रण हुआ नोटबंदी के द्वारा। सरकार की मंशा तो बिल्कुल अच्छी थी काला धन वापस लाने की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाने के कारण, पूर्व तैयारी नहीं रहने के कारण लॉकडाउन और नोटबंदी जैसे निर्णय सरकार के सही साबित अंततः नहीं हो पाए। एंटरप्रेन्योरशिप मेंटेलिटी का अभाव है यहाँ पे, और रसिया यूक्रेन वर्ल्ड वार को भी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पाने के कारण के रूप में माना जा सकता है। तो आइए इस ज्वलंत समस्या के समाधान को खोजने की कोशिश करते हैं, उसके रेमेडीज को जानने की कोशिश करते हैं। अधिकांश स्टार्टअप जो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उनका प्रभाव छोटे शहरों और गांव तक नहीं पहुंचा है। यदि हम स्टार्टअप को देखें तो ज़्यादातर स्टार्टअप बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्थित हैं। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, तो इसके लिए एमएसएमईज, जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा गांवों तक देना चाहिए और स्टार्टअप के लिए भी गांवों तक पहुंच करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसका कुछ उदाहरण स्थानीय एमएसएमईज में देख सकते हैं। जैसे यदि हम बिहार का एग्जाम्पल लें तो चंपारण में एक महिला अर्चना कुशवाहा के द्वारा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाया गया है चनपटिया नामक जगह पे, जो पहले एक सूरत की मजदूर हुआ करती थी, कपड़ा फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन के समय जब उनकी नौकरी चली गई तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उन्होंने स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से उनको लोन मिला और उन्होंने एक बड़ी इंडस्ट्री, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो काम वो जानती थी उसी पर उन्होंने काम करना प्रारंभ किया और आज अपने पति के साथ मिलकर उस इंडस्ट्री को चला रही हैं और उन्होंने 30 महिलाओं को रोजगार भी दिया। ये काबिल तारीफ है, जिन्हें वो 10 से 15 हज़ार प्रति माह देने के लिए, जबकि वो देने में सक्षम हैं, जबकि वो पहले 10,000 रुपये भी उनको नहीं मिल पाते थे महीने में। तो इस तरह के एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। मधुबनी के सचिन कुमार का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने सतुज ब्रांड के नाम से MBA करने के बाद, और यहाँ भी उन्होंने लगभग दर्जनों लोगों को रोजगार प्रदान किया है। देश में सफल अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल और सुधा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्कूली शिक्षा के क्रम में किशोरावस्था से ही एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए सीड मनी दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। यंग एज में ही उद्यमशीलता का अनुभव जरूरी है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। देश में उद्यमशीलता को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाए जाने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ी नौकरी न करके स्टार्टअप, छोटा सा व्यवसाय भी शुरू करता है, तो समाज में उसको एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जिससे इसमें गति
मिलेगी। देश के नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट कंपनियों और पूंजीपति और सरकार द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले व्यापार मॉडल को समर्थन देने की जरूरत है। स्थानीय वित्त पोषण एवं सरकार और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा व्यापक निवेश लंबे समय में स्टार्टअप निवेश के जोखिम को कम करेगा। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वर्तमान में अमेरिका स्टार्टअप पर सालाना $135 बिलियन और चाइना $65 बिलियन निवेश करता है, जिसमें 60% से अधिक उसके अपने देश की पूंजी स्थानीय पूंजी होती है। जबकि अगर हम अपने देश में देखें तो स्टार्टअप पर केवल $10 बिलियन हम खर्च कर पा रहे हैं, जिसमें उसमें भी 90% विदेशी पूंजी है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर पूंजी जुटाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, तभी जाकर के हम स्टार्टअप को गति प्रदान कर पाएंगे। यदि हम वास्तव में उत्पादक और निर्यातक के तौर पर एक प्रोडक्शन हब और एक एक्सपोर्ट कंट्री के तौर पर वैश्विक आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और MSMEज, कृषि और लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, उसके अंतर्गत प्रोडक्शन में अत्यधिक वृद्धि करनी होगी, जिससे देश की आय में वृद्धि हो। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को गति प्रदान करना होगा और ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में करना होगा, व्यापार संतुलन को हमारे पक्ष में करना होगा। अर्थात हम इतना उत्पादन कर पाएँ कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा निर्यात करें और आयात करने की कम आवश्यकता पड़े। तो देश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना होगा, जैसे AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक, स्पेस साइंस की शिक्षा, जिस क्षेत्र में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं विकसित देशों की तुलना में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यह ज्ञान देश को आगे बढ़ाने में तो मदद करेगा ही, साथ ही विदेशों में भी उच्च पारिश्रमिक भी दिलाएगा। स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा स्थापित बड़ा business.com भी उल्लेखनीय है, जो देश भर के उद्यमियों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं और वहां से कई लोगों को बड़े निवेशकों के द्वारा फंड भी प्राप्त हो जाता है। और तेज आर्थिक विकास के लिए कई सक्षम लोगों को नेतृत्व करना ही होगा, जो देश की बड़ी जनसंख्या को बेहतर मानव संसाधन, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में परिणत कर सकें। भारत के युवा स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, जैक मा, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं और अब जॉब सीकर्स की तरह ना सोचने के बजाय जॉब क्रिएटर की तरह सोच रहे हैं। भारत में अनेक प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पर सशक्त बनाने में इन युवाओं की विचारधारा निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। इसी आशा के साथ हम आज का प्रस्तुतिकरण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।